हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में हम लोग लेसन पढ़ रहे थे उपसहज संयोजक यौगिक। और वो लेसन पूरा होने के बाद हमने शुरू किया था उस लेसन में से और विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए और विभिन्न प्रश्न हैं उनका हल। तो इसी क्रम में यहाँ प्रश्न है, उभयदंतुक लिगेंड का एक उदाहरण लेकर बताइए कि यह उभयदंतुक क्यों कहलाता है। ये प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछा गया है। तो पहले सुन लीजिए, उभयदंतुक लिगेंड यानी एम्फीडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं। वो लिगेंड जिनमें दो दाता परमाणु होते हैं, लेकिन एक समय में केवल एक दाता परमाणु ही केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाकर जुड़ता है, तो उन्हें उभयदंतुक लिगेंड कहा जाता है। उभयदंतुक लिगेंड जैसे Cn है, आप जानते हो, इसे NC लिखोगे तो कहने का अर्थ यहां Cn लिखा है तो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ एक बार तो यहां M मेटल धातु, तो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ ये C भी बंध बनाता है, और इसी को कन्वर्ट करके लिखूं NC तो फिर केंद्रीय धातु परमाणु के साथ यहां MN है, वो भी उभयदंतुक लिगेंड बनाता है। तो फिर Cn एक ऐसा लिगेंड है जिसमें C भी केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाता है और N परमाणु भी केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाता है, लेकिन एक समय में केवल एक दाता परमाणु ही बंध बनाता है। तो फिर ऐसे लिगेंड जिनमें दो दाता परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाए, लेकिन एक समय में केवल एक दाता परमाणु ही और केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाए, तो उसे हम उभयदंतुक लिगेंड कहते हैं। दोबारा फिर सुन लीजिए, आप यूं बोलोगे, वे लिगेंड जिनमें दो दाता परमाणु हो, जिनमें दो दाता परमाणु उपस्थित हो, लेकिन एक समय में केवल एक दाता परमाणु ही केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाए, तो उसे हम उभयदंतुक लिगेंड कहते हैं। और आप एग्जांपल के तौर पर Cn लो और SCN भी ले सकते हो, SCN का NCS भी आप लिख सकते हो। इस प्रकार से ये सारे के सारे उभयदंतुक लिगेंड हैं। तो उभयदंतुक लिगेंड का एकमात्र एक एग्जांपल आप Cn ले सकते हो और या SCN ले सकते हो। Cn लोगे तो ये वाला लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है। SCN लिखो तो NCS लिखने की आवश्यकता नहीं है, यानी चाहे तो एग्जांपल Cn लिखो चाहे SCN लिखो। और फिर पूछा है रीजन, अभी परिभाषा बताया मैंने कि उभयदंतुक क्यों कहलाता है, क्योंकि इसमें दो दाता परमाणु उपस्थित होते हैं। उभयदंतुक क्यों कहलाता है, क्योंकि इसमें दो दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, लेकिन एक समय में केवल एक दाता परमाणु ही धातु परमाणु के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाता है। तो यही तो परिभाषा में बात आ जाएगी और यही इसके रीजन में बात आ जाएगी। रीजन पूछे तो भी परिभाषा ही बतानी है और उभयदंतुक पूछे तो भी परिभाषा ही बतानी है। उदाहरण Cn या SCN हो जाएगा। और नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है वो हमारे एग्जाम में वैसे तो विभिन्न प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन बताता हूं इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पूछा जा सकता है। किलेट प्रभाव क्या है? किलेट प्रभाव क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। सेम का सेम प्रश्न पूछा गया है। किलेट प्रभाव क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। तो पहले सुनिए, किलेट प्रभाव क्या होता है कि उपसहसंयोजक यौगिकों में और केंद्रीय धातु परमाणु के साथ आप जानते हो लिगेंड हैं, वो उपसहसंयोजक बंध बनाकर जुड़े होते हैं, लेकिन केंद्रीय धातु परमाणु में यदि जुड़ा हुआ लिगेंड एक वलय का निर्माण करे, एक रिंग का निर्माण करे, तो उसे हम किलेट लिगेंड कहते हैं और उसके द्वारा उत्पन्न प्रभाव को किलेट प्रभाव कहा जाता है। मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूं। जैसे कॉपर के साथ एथिलीन डाइएमीन के दो अणु जोड़ देते हैं लिगेंड के रूप में, और इस पर धनावेश के रूप में 2 लगा देता हूं इस प्रकार से। और अब देखिए, इसकी संरचना बनाएं तो पहले हम समन्वय संख्या निर्धारित करेंगे, जिससे संरचना बनाना आसान हो जाएगा। एथिलीन डाइएमीन द्विदंतुक लिगेंड होता है, तो यहां 4 हो गई समन्वय संख्या। ये एक दंतुक नहीं है,
एक दंतुक होता तो समन्वय संख्या 2 ही होती, लेकिन ये द्विदंतुक है तो समन्वय संख्या 4 हो जाएगी। तो यहां समन्वय संख्या 4, जिनकी समन्वय संख्या 4 होती है उनकी आकृति वर्गाकार होती है। तो वर्गाकार आकृति मैं बनाऊं तो आपके सामने इस प्रकार से यूं बन जाएगी कि आप केंद्रीय धातु परमाणु को इस प्रकार से और केंद्र में रखोगे, और केंद्र में रखने के बाद में और यहां जो लिगंड है उन लिगंड को आप जोड़ दोगे। जैसे एथिलीन डाइएमीन 2 बार है और मैं कह चुका हूं कि ये द्वितंतुक है। द्वितंतुक का अर्थ है कि ये मतलब आपके 2 बॉन्ड बनाता है। तो एथिलीन डाइएमीन की संरचना आप जानते हो इस प्रकार होती है NH2 CH2 CH2 और NH2, यानी CH2 के दोनों किनारों पर आप NH2 लगा दोगे तो एथिलीन डाइएमीन बन गया, जिसका प्रतीक होता है EN। तो ये द्वितंतुक हो गया ना। देखिए ये नाइट्रोजन परमाणु है, ये भी तो उपसहसंयोजक बॉन्ड बना रहा है, और ये नाइट्रोजन परमाणु भी उपसहसंयोजक बॉन्ड बना रहा है, तो फिर द्वितंतुक लिगेंड हो गया। इसी प्रकार 2 है, यहाँ पर 2 बार है, एक बार लिख चुके हैं, एक बार यहां और लिख देंगे इस साइड में, यानी NH2 CH2 फिर CH2 और यहां NH2। तो एथिलीन डाइएमीन 2 बार हो गया। यहां उपसहसंयोजक बॉन्ड बना रहा है, यहां भी उपसहसंयोजक बॉन्ड बना रहा है, और इस सारे पर देखिए मैंने +2 आवेश लिखा, +2 आवेश लिख देते हैं। अब देखिए कि इस यौगिक में या इस आयन में किलेट प्रभाव है क्या। इसमें आप देखिए लिगंड को, लिगंड मैं यहां से शुरू कर देता हूं। देखिए लिगंड यहां से इस बंध से जुड़ करके यूं इनके बीच बंधों से होता हुआ, और देखिए बंधों से होता हुआ वापस यहां आ गया, वापस यहां से आकर के अब यूं चलिए, जैसे यहां बंधों से होता हुआ, यहां बंधों के माध्यम से होता हुआ वापस यहां आ गया, अब यहां से यहां चलिए, बंधों के माध्यम से होता हुआ वापस जुड़ गया। तो ये तो वलय का निर्माण कर रहा है, रिंग का निर्माण कर रहा है। तो फिर इससे मैं बोलूंगा कि ये किलेट लिगंड है। ये जो वलय वाला लिगंड है, वलय बना रहा है, रिंग बना रहा है, ये लिगंड कौन सा हुआ? किलेट लिगंड हुआ। और इस किलेट लिगंड के द्वारा इस यौगिक में उत्पन्न प्रभाव है, उसे किलेट प्रभाव कहा जाएगा। और यह लिगंड जुड़ करके, यानी किलेट लिगंड जुड़ करके और यौगिक बनाने की प्रक्रिया किलेटीकरण कहलाती है। तो फिर आप किलेट प्रभाव को कैसे परिभाषित करोगे? कि वे संकुल यौगिक जिनमें जुड़ा हुआ लिगंड एक वलय संरचना का निर्माण करता है, एक रिंग स्ट्रक्चर का निर्माण करता है। जुड़ा हुआ लिगंड एक वलय संरचना का निर्माण करता है, तो उस लिगंड को किलेट लिगंड कहा जाता है, और उसके द्वारा उत्पन्न प्रभाव को किलेट प्रभाव कहा जाता है। और एक एग्जांपल आप कोई सा ले सकते हो, जैसे मैंने अभी आपके सामने संरचना बनाई है, एथिलीन डाइएमीन कॉपर के साथ +2 लिखा है मैंने, और इसी प्रकार आप Fe और OX होता है ऑक्जेलेटो, और ऑक्जेलेटो में आप ट्वाइस ले सकते हो, ये भी द्विदंतुक है, और इस पर -3 कर लेना ऑक्सीकरण अंक के लिहाज से। तो ये आपके किलेट वाले जो लिगंड हैं उनके उदाहरण हैं। OX द्विदंतुक है यानी ऑक्जेलेटो, एथिलीन डाइएमीन द्विदंतुक है, और इस प्रकार से ये एक रिंग का निर्माण करेंगे, तो ये किलेट प्रभाव उत्पन्न करते हैं, याद रखना होगा। ये प्रश्न भी हमारे एग्जाम में पूछा गया है। अणु सूत्र CONH3 SO4Br वाले 2 संकुलों को बोतल A तथा B में भरा गया है। इनमें से एक संकुल BaCl2 के साथ श्वेत अवक्षेप, जबकि दूसरा AgNO3 के साथ हल्का पीला अवक्षेप देता है। तो बोतल A तथा B में उपस्थित संकुलों के सूत्र लिखिए। यहां याद रखना अणु सूत्र दिया हुआ है, ये संकुल यौगिक नहीं है, यहां पर लिखा है अणु सूत्र। तो CONH3 SO4Br एक अणु सूत्र है, और इससे हम संकुल बना लेंगे। तो फिर मैं यहां इसके संकुल बनाता हूं, तो केंद्रीय धातु परमाणु कोबाल्ट बना लेंगे, इस प्रकार का निशान लगा देंगे। NH3 5, तो NH3 यहां लिगंड जोड़ देंगे 5। उसके बाद में यूं कर लेते हैं, एक बार यहां Br में अंदर की तरफ लिख लेता हूं, SO4 को बाहर की तरफ कर देता हूं। CONH3 5, तो CONH3 5 लिखा।
बी आर को संकुल के अंदर ले आई, SO4 को बाहर ले लिया, और मैं मान लेता हूं ये ए और बी बता रहा है, तो कह देता हूं कि ये बोतल ए में हमने ये प्राप्त कर लिया, ये भर लिया। और दूसरा यहां एक और बना लेते हैं, और वो ये CO और NH3 की 5 SO4 को अंदर ले लेते हैं, SO4 सल्फेट को अंदर ले लेते हैं और Br बाहर ले लेते हैं, और मान लेते हैं ये बोतल बी में भरा गया है। ठीक है ना। अब देखिए इसमें तो ये कहता है इनमें से एक संकुल BaCl2 के साथ श्वेत अवक्षेप देता है। BaCl2 मिलाएंगे, अब इसमें मिलाएंगे या इसमें मिलाएंगे, अभी देख लेते हैं कौन से में BaCl2 मिलाएंगे तो श्वेत अवक्षेप बनेगा, जबकि दूसरा AgNO3 के साथ हल्का पीला अवक्षेप देता है, और कोई दूसरा चाहे तो ये हल्का पीला अवक्षेप देता है। तो फिर एक काम करते हैं, इनको पहले तोड़ते हैं, डिवाइड करते हैं आयनों में। तो जब मैं इसको जल में डालूंगा, विलायक में डालूंगा इस वाले को, ये हिस्सा तो जल में टूटेगा नहीं, ये हिस्सा टूट जाएगा, तो इस पर तो यहां -2 आवेश आ जाएगा, क्योंकि SO4 पर -2 आवेश होता है, तो वो आवेश यहां चला जाएगा। ठीक है ना, वो आवेश यहां धनात्मक रूप में आ जाएगा और SO4 -2 ऋणात्मक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ऋणात्मक। तो फिर मैं इनको आपको समझाने के लिए यूं लिख देता हूं, जैसे मैंने इस यौगिक को जल में डाला तो ये इस प्रकार यूं टूट गया। इस पूरे यौगिक को जो मैंने पहले बनाया बोतल ए में, मैंने इसको जल में डाला तो ये हिस्सा जल में इतना रह गया, ये हिस्सा टूट करके यूं आयन बना लिया। ये संकुल भाग है और ये सरल भाग है। इसी प्रकार इसको जब जल में डालेंगे तो क्या करेगा? Br पर -1 होता है तो यहां -1 आ जाएगा, और इस प्रकार से ये टूट करके और आपके Br प्लस आ जाएगा और ये माइनस बना लेगा। याद रखना थोड़ा सा, यहां माइनस वाला जो होता है वो प्लस के रूप में आ जाता है। तो यहां जैसे माइनस के 2 थे वो यहां प्लस लगाना है, -2 थे प्लस के रूप में आए, और यहां माइनस है वो प्लस के रूप में आ गया। इस प्रकार हमने तोड़ दिया। पहला भाग हमेशा धनावेशित होता है, आप जानते हो, दूसरा भाग हमेशा ऋणावेशित होता है। अब याद रखना इनमें BaCl2 के साथ श्वेत अवक्षेप। तो एक बात सुनिए, अगर मैं इसमें BaCl2 मिलाता हूं, किसमें? इस यौगिक में मैं BaCl2 मिलाता हूं, इस यौगिक में आप जानते हो Ba+ होता है, Cl- हो जाएगा। तो बताइए फिर यहां Ba और इसके साथ क्रिया कर लेगा, Ba तो इस SO4 के साथ क्रिया करेगा, क्योंकि SO4 तो माइनस का है, और मैं मिला रहा हूं ऊपर से BaCl2, और Ba क्या है? प्लस वाला है, तो ये प्लस वाला तो इस माइनस वाले के साथ क्रिया कर लेगा, और ये माइनस वाला इस प्लस वाले के साथ क्रिया कर लेगा। तो अब देखिए यहां बाहर जो आयनिक भाग है वो तो SO4 है इस संकुल यौगिक में, और SO4 Ba के साथ क्रिया करके एक यौगिक बना लेगा, जिसे मैं क्या बोलूंगा? जिसे मैं बोलूंगा BaSO4। क्या बोलूंगा? BaSO4। तो BaSO4 आप याद रखना श्वेत रंग का होता है। BaSO4 किस कलर का होता है? BaSO4 श्वेत कलर का होता है। तो अब इससे तो इसमें BaCl2 डालने पर BaSO4 बन गया, जो कि श्वेत कलर का होगा। तो इसमें AgNO3 मिलाते हैं, इस वाले में AgNO3 मिलाते हैं। आप जानते हो Ag+ का होता है, NO3- का होता है। तो ये Ag जो प्लस वाला है ये किससे क्रिया करेगा? इस Br- से। किससे? Br- से। और ये NO3- किससे क्रिया करेगा? इस धनावेशित भाग से। तो हमें तो आयनिक भाग देखना है, आयनिक भाग तो Br है, तो Br के साथ कौन क्रिया करेगा? Ag करेगा प्लस वाला, तो ये बन जाएगा AgBr। तो इन दोनों की क्रिया से क्या बन जाएगा? AgBr बन जाएगा, AgBr बन जाएगा। और आप जानते हो AgBr हल्के पीले रंग का होता है। AgBr क्या होता है? हल्के पीले रंग का होता है। तो फिर अब हमसे पूछा है कि बोतल ए और बी में उपस्थित संकुलों के सूत्र लिखिए। तो बोतल ए में जो संकुल है वो हो जाएगा, वो यहां इस प्रकार से यूं हो जाएगा, ये बोतल ए में ये हो जाएगा, और बोतल बी में कौन सा हो जाएगा? इसको यहां यूं लिख दूंगा, तो बोतल बी में ये वाला हो जाएगा। यानी संकुल भाग के बाहर की तरफ SO4 ये तो बोतल ए में हो जाएगा, और संकुल भाग के बाहर की तरफ Br ये बोतल बी में हो जाएगा। तो इस प्रकार से थोड़ा सा आपको याद रखना।